हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द माय चैनल। और बैटलशिप एक्सप्लेनेशन के बाद आज मैं आप लोगों के लिए एक बेहतरीन साई-फाई एक्शन थ्रिलर मूवी ट्रांसफार्मर लेकर आया हूं, जिसे IMDb पर 7 की रेटिंग है और हाल ही में इसका 7वां पार्ट रिलीज कर दिया गया है। और मैं इन 7 मूवीज को बैक टू बैक एक्सप्लेन करूंगा, जिसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको हमारे चैनल पे देखने को मिल जाएगी। और अगर आप इस वीडियो को मिस नहीं करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के एक्सप्लेनेशन को। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत में इसकी बैकग्राउंड स्टोरी से हमें पता चलता है कि पृथ्वी से लाखों लाइट ईयर्स दूर एक प्लेनेट जिसका नाम साइबरट्रॉन था, वहां पर एक उन्नत सभ्यता राज करती थी, जिसे हम ट्रांसफार्मर कहते हैं। इन ट्रांसफार्मर के 2 ग्रुप होते हैं, जिनमें से एक को ऑटोबॉट्स तो वहीं दूसरे को डिसेप्टिकॉन कहा जाता है। और इनके प्लेनेट पे एक समय ऐसा आता है जबकि इनके बीच में जंग छिड़ जाती है, जिसमें इनका पूरा प्लेनेट नष्ट हो जाता है। और प्लेनेट के नष्ट होते ही इनका शक्ति स्रोत, जिसे इस मूवी में ऑलस्पार्क कहा गया है, वो भी खो जाता है। और लाखों साल के लंबे सफर के बाद वो ऑलस्पार्क सीधे धरती पे क्रैश हो जाता है, जिसके बाद ये सीन सीधे प्रेजेंट समय में शिफ्ट हो जाती है। और अब अगले ही सीन में हमें कतार में मिलिट्री बेस कैंप को दिखाया जाता है, जहाँ पे सभी तैनात होते हैं। अब ये लोग अपना काम कर ही रहे थे कि तभी अचानक वहाँ पर एक डिसेप्टिकॉन ट्रांसफार्मर हमला कर देता है। अब इस हमले में काफी सारे सोल्जर मारे जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ उस ट्रांसफार्मर को देख करके बाकी लोग बहुत हैरान और डरे हुए थे, क्योंकि उन्होंने आज से पहले ऐसी कोई चीज नहीं देखी थी। इसीलिए वो लोग उसके खतरनाक हमले के सामने नहीं टिक पाते हैं। और अब वो ट्रांसफार्मर US मिलिट्री के सर्वर को हैक करके कोई क्लासिफाइड जानकारी हासिल करने की कोशिश करता है, पर वो पूरी तरह से कामयाब नहीं होता है और वो तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है। अब यहाँ पे US मिलिट्री के काफी सारे लोग मारे गए थे, सिवाय कैप्टन लेनॉक्स और उनकी टीम के। और अब उनकी टीम वहाँ से जान बचा करके निकल जाती है। और वहाँ से निकलने के बाद कैप्टन लेनॉक्स US में मिलिट्री बेस से संपर्क करते हैं और उनके पास ट्रांसफार्मर की एक आवाज होती है, जो कि उन्होंने आज से पहले कभी नहीं सुनी थी। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाती है। अब अगले ही सीन में हम एक कॉलेज स्टूडेंट सैम को देखते हैं, जो कि अपनी प्रेजेंटेशन दे रहा था, जहाँ पर अब प्रेजेंटेशन में पास होने के बाद वो खुश होकर के अपने पिता के पास जाता है, जहाँ पर सैम के पिता ने सैम से वादा किया था कि इस बार जब वो पास होगा तब वो उसे एक सेकेंड हैंड कार गिफ्ट करेंगे। जिसके बाद सैम तुरंत ही एक सेकेंड हैंड कार के शॉप में जाता है, जहाँ पर उसे येलो रंग की एक कार पसंद आ जाती है और वो उसे खरीद करके अपने घर ले आता है। और अब सैम कॉलेज की अपनी क्रश मिखेला, जिसे कि सैम बहुत ही ज्यादा पसंद करता है, उससे बात करने की कोशिश करने लगता है। और एक दिन मौका मिलने पर सैम उसे अपनी कार से घर छोड़ने की बात बोलता है, जिसके लिए मिखेला मान जाती है। और कार में बैठ करके आगे बढ़ते दौरान अचानक ही वो कार बंद पड़ जाती है, जिसके बाद मिखेला बताती है कि मैं कार को ठीक कर सकती हूँ। जिसके बाद मिखेला कार को ठीक कर देती है और वो उसे उसके घर पे छोड़ देता है। और यहाँ पर सैम और मिखेला की दोस्ती हो जाती है। अब अगले ही सीन में हमें US मिलिट्री कैंप दिखाया जाता है, जहाँ पर मिलिट्री के लोग ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर कतार में जो हमला हुआ वो आखिर किसने किया। पर यहाँ पर इनके पास कोई प्रूफ नहीं होता है, बस सबूत के तौर पर वो आवाज मौजूद होती है। अब वो लोग उस आवाज की जानकारी निकालने के लिए एक नए टीम को बुलाते हैं, जिस टीम में मैगी नाम की एक लड़की होती है। जहाँ पर अब मैगी दुनिया भर के वॉइस फ्रिक्वेंसी डेटा को एनालिसिस कर रही थी, ताकि वो इस आवाज के ओरिजिन को पता कर सके। और अब अगले ही सीन में हमें US एयरफोर्स के एक प्लेन को दिखाया जाता है, जिसमें प्रेसिडेंट और उनके खास लोग मौजूद होते हैं। और उस प्लेन के अंदर एक डिसेप्टिकॉन ट्रांसफार्मर भी होता है, जो कि वहां के सर्वर को हैक करके फिर से कोई सीक्रेट फाइल चुराने की कोशिश करता है। और इस बार वो फाइल उन्हें मिल जाती है, जिसमें आर्केबॉल्ट विडविकी लिखा हुआ था। अब दोस्तों, ये फाइल क्या है और ये फाइल ट्रांसफार्मर के लिए इतनी जरूरी क्यों है, इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। वहीं दोस्तों, फाइल मिलने के बाद वो उसे डाउनलोड करने की कोशिश करने लगता है, पर तभी उस डिसेप्टिकॉन से वही फ्रीक्वेंसी रिलीज होती है जो कि कतार में सुनी गई थी। वहीं दूसरी तरफ मैगी अपने डेटा एनालिसिस के दौरान यही फ्रीक्वेंसी फिर से सुनती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि उस एयरफोर्स प्लेन पर वो चीज फिर से मौजूद है। और अब मैगी के इतना पता चलने के बाद वो सभी को बताती है कि हमें सर्वर के कनेक्शन को काटना होगा, क्योंकि वो सारे सीक्रेट फाइलों को डाउनलोड कर रहे हैं। और अब कोई और रास्ता ना होने पर एयरफोर्स तुरंत ही सर्वर को कट कर देती है, जिसकी वजह से वो फाइल पूरी तरह से डाउनलोड नहीं हो पाती है। और अब एयरफोर्स के लोग उस एलियन को खत्म करने के लिए
सर्वर रूम में जाते हैं पर वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं और वो सभी को घायल करके एक रेडियो में ट्रांसफॉर्म होकर के वहीं पे छुप जाता है। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि ट्रांसफार्मर किसी भी चीज को स्कैन करके अपने आप को उस चीज में बदल सकते हैं, खास करके कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज। और अब प्लेन के लैंड करने के बाद वो ट्रांसफार्मर एक पुलिस की कार को हाईजैक करके वहाँ के सर्वर को हैक करके विडविकी की फाइल को डाउनलोड कर लेता है, जहाँ पर उसे सैम के बारे में पता चलता है, जहाँ पर सैम ने अपने पुराने सामान को बेचने के लिए ईबे पे डाल रखा था, जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर को सैम का एड्रेस मिल जाता है। अब यहाँ पे हम जान पाते हैं कि ये ट्रांसफार्मर किसी कारण से सैम को ढूंढ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ मिलिट्री बेस में हम मैगी को देखते हैं, जो कि वहाँ के सीनियर को समझा रही थी कि इस सर्वर को हैक करने वाला कोई इंसान नहीं है, बल्कि इंसानों से कई गुना ज्यादा इंटेलिजेंट और खतरनाक है, जो कि इस दुनिया की नहीं है। पर उसके सीनियर उसकी बात पे विश्वास नहीं करते हैं और उसको वहाँ से निकाल देते हैं। और अब वहाँ से जाने से पहले उस सीक्रेट फाइल को मैगी डाउनलोड कर लेती है और अपने एक दोस्त के पास पहुँचती है, जो कि एक बहुत बड़ा हैकर होता है, जो कि उस फ्रीक्वेंसी को डिकोड करने में सफल हो जाता है। अब उस फ्रीक्वेंसी को डिकोड करने पर उन्हें कोई अनजान मैसेज मिलता है, जिसमें कि प्रोजेक्ट आइसमैन और कोई सेक्टर 7 के बारे में जानकारी थी। अब ये सेक्टर 7 और प्रोजेक्ट आइसमैन क्या है, इसके बारे में हमें थोड़ी देर में पता चलेगा। पर इससे पहले कि वो लोग पूरा कोड डिकोड कर पाते, वहाँ पे FBI आ जाती है और उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ हम कैप्टन लेनॉक्स और उनकी टीम को देखते हैं, जो कि रेगिस्तान में फंसे हुए थे। तभी उन्हें वहाँ पे कोई आहट सुनाई देती है। अब इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, कोई अनजान डिसेप्टिकॉन एलियन उनके ऊपर हमला कर देता है, जो कि दिखने में एकदम बिच्छू जैसा होता है। पर कैप्टन लेनॉक्स और उनकी टीम उनका बहादुरी से सामना करती है और उसे घायल कर देती है, जिसकी वजह से उस एलियन को वहाँ से भागना पड़ता है। इसी दौरान कैप्टन लेनॉक्स का कांटेक्ट बेस से हो जाता है और वो उनकी लोकेशन का पता करके उन्हें पिकअप कर लेते हैं। जिसके बाद अब अगले ही सीन में हमें सैम को दिखाया जाता है, जो कि सो रहा था। और तभी सैम की कार अचानक से ही अपने आप स्टार्ट होकर के वहाँ से जाने लगती है। और अब सैम की नींद खुलने पर वो भी अपनी कार का पीछा करने लगता है। और जब वो कार एक बैकयार्ड में पहुँचती है, तब वो एक जायंट ट्रांसफार्मर में बदल जाती है और आसमान में एक सिग्नल छोड़ती है। अब जाहिर तौर पे सैम ये सब कुछ देख करके बहुत ही हैरान था और इसीलिए वो पुलिस को बुला करके सब कुछ बताने की कोशिश करता है, पर पुलिस उसकी बात का जरा भी विश्वास नहीं करती है। जिसके बाद अब अगली रात को फिर से वो कार अपने आप ही स्टार्ट होकर के उसी बैकयार्ड की तरफ जाने लगती है और सैम फिर से उसका पीछा करता है। और तभी वहाँ पे पुलिस की एक गाड़ी आ जाती है और अब सैम अपनी सारी सिचुएशन उनको बताने की कोशिश करता है, पर तभी उसे पता चलता है कि ये भी एक डिसेप्टिकॉन एलियन है। जिसके बाद सैम अपनी जान बचा करके वहाँ से भाग रहा होता है। इसी दौरान उसे मिकेला मिलती है और अब मिकेला सैम की ऐसी बुरी हालत देख करके उसके पीछे चली जाती है। और थोड़ी ही देर बाद वो डिसेप्टिकॉन एलियन सैम के ऊपर हमला करके उसे मारने की कोशिश करने लगता है। तभी वहाँ पे वही रोबोट जो कि सैम की कार होती है, वो वहाँ आ जाता है और वो सैम को बचा लेता है। और अब वो रोबोट बताता है कि उसका नाम बम्बलबी है। जिसके बाद बम्बलबी अब फिर से उसी कार में बदल जाता है। और अब अगले ही सीन में हम अंतरिक्ष से कोई धूमकेतु आता हुआ देखते हैं। दरअसल ये कोई धूमकेतु नहीं बल्कि वही ट्रांसफार्मर होते हैं, जिन्हें ऑटोबॉट्स कहा जाता है। और अब धरती पे लैंड करने के बाद वो सभी कार और ट्रक्स का रूप लेकर के एक जगह पे यूनाइट होते हैं, जहाँ पे बम्बलबी भी आ जाता है। और यहाँ पे पहली बार हम ऑटोबॉट्स के लीडर ऑप्टिमस प्राइम से मिलते हैं, जो कि अब सैम से मिलने के बाद बताता है कि वो प्लेनेट साइबरट्रॉन से आए हैं, जो कि ऑलस्पार्क की तलाश में है। अब ऑप्टिमस प्राइम बताता है कि ऑलस्पार्क के अंदर इतनी ताकत है कि वो पूरे एक नए ग्रह को जन्म दे सकता है। वहीं ट्रांसफार्मर भी उन्हीं की शक्ति से बने हैं, इसीलिए वो लोग ऑलस्पार्क को ढूंढते हुए पृथ्वी तक आए हैं। पर जाहिर तौर पे सैम को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। पर यहाँ पे ऑप्टिमस प्राइम सैम को बताते हैं कि आज से कई सौ साल पहले डिसेप्टिकॉन का लीडर मेगाट्रॉन ऑलस्पार्क को ढूंढते हुए पृथ्वी तक आया और आर्टिक सर्कल में लैंड हुआ, पर वहाँ की जमा देने वाली ठंड के कारण उसका सिस्टम शट डाउन हो गया और वो वहीं पर जम करके बर्फ के अंदर दफन हो गया। और अब 1857 में सैम के परदादा, जिनका नाम आर्चिबल्ड विडविकी था, एक खोज के दौरान आर्टिक सर्कल में पहुंचे, जहां पर उन्हें मेगाट्रॉन की बॉडी मिली। और अब अनजाने में उन्होंने मेगाट्रॉन के नेविगेशन सिस्टम को चालू कर दिया, जिसकी वजह से ऑलस्पार्क क्यूब की लोकेशन की जानकारी उनके चश्मे के ऊपर छप गई। अब दोस्तों ये वही चश्मा होता है जिसे सैम ने ईबे पर बेचने के लिए डाला होता है। और अब ये जानने के बाद सैम तुरंत ही ऑप्टिमस प्राइम और उनके साथियों को लेकर
करके अपने घर पहुंचता है और वो चश्मा ढूंढने लगता है और अब सैम को वो चश्मा मिल जाता है। अब जैसे ही वो घर से बाहर निकल रहे थे कि तभी वहाँ पर कुछ गवर्नमेंट के अधिकारी आ जाते हैं और वो बताते हैं कि वो सेक्टर 7 से हैं और वो सैम के माता पिता से एलियंस के बारे में सवाल करने लगते हैं। और अब ऐसा होता देख सैम और मिखाइला को वहाँ से भागना पड़ता है और अब सेक्टर 7 के लोग अपने बैकअप टीम की वजह से सैम को अरेस्ट कर लेते हैं। वहीं ऑप्टिमस प्राइम सैम को बचाने की कोशिश करता है जिसकी वजह से बम्बल बी को भी कैद कर लिया जाता है, पर जाने से पहले वो चश्मा ऑप्टिमस प्राइम के हाथ लग जाता है। जिसके बाद अब अगले ही सीन में हमें मिलिट्री बेस कैंप पर कमांडर जॉन केलर को दिखाया जाता है जो कि इस हमलों से काफी ज्यादा परेशान थे, पर तभी वहाँ पे सेक्टर 7 का एक अधिकारी आता है जो कि जॉन केलर को बताता है कि ये हमला किसी देश ने नहीं बल्कि एक दूसरी दुनिया के एलियन जिन्हें हम ट्रांसफार्मर कहते हैं उन्होंने किया है। जिस पर सेक्टर 7 के अधिकारियों का कहना होता है कि आज से कुछ साल पहले हमने मंगल ग्रह पर एक रोवर भेजा था, उस रोवर द्वारा ली गई फोटोज में उन ट्रांसफार्मर की भी फोटो होती है। और अब इनकी बातें सुनने के बाद इनको मैगी की बातों में सच्चाई पता चलती है, जिसके बाद अब मैगी और ग्लेन को वापस बुला लिया जाता है। जिसके बाद अब अगले ही सीन में हम सैम, मिखाइला, मैगी और ग्लेन को हेलीकॉप्टर से सेक्टर 7 आते हुए देखते हैं, जहां पर अब कैप्टन लेनॉक्स और उनकी टीम भी पहुंच चुकी थी क्योंकि यही वो लोग थे जिन्होंने अब तक ट्रांसफार्मर्स को देखा था। और अब वो सभी लोग अंदर आते हैं जहां पे अब सेक्टर 7 का हेड उन सभी को मेगाट्रॉन को दिखाता है जिसे कि इन लोगों ने 1935 से आज तक फ्रीज करके रखा हुआ है। और अब वो सैम को बताता है कि मेगाट्रॉन की बॉडी को तुम्हारे परदादा ने खोजा था, जिसके बाद उसे यहाँ ला करके रखा गया। वहीं कैप्टन लेनॉक्स सवाल करता है कि आखिर ये पृथ्वी पर क्यों है। अब सैम उन्हें बताता है कि ये यहाँ पर किसी क्यूब जैसी चीज की तलाश में आए थे जिन्हें ये लोग ऑलस्पार्क बुलाते हैं। जिसके बाद अब हमें वो क्यूब दिखाया जाता है जो कि सेक्टर 7 के लोगों के पास ही था। अब सेक्टर 7 का ऑफिसर सभी को बताता है कि ये क्यूब 10,000 साल ईसा पूर्व से पृथ्वी पर है और 1913 में ये सेक्टर 7 को मिला था। जिसके बाद ये सभी लोग क्यूब की ताकत को देखने के लिए एक कमरे के अंदर आ जाते हैं। वहाँ पे एक बॉक्स होता है और अब उनमें से एक इंसान अपना एक मोबाइल फोन उस बॉक्स के अंदर रखता है, जिसके बाद क्यूब की शक्ति वहाँ आ जाती है, जिसकी वजह से वो मोबाइल तुरंत ही एक रोबोट में बदल जाता है जो कि बॉक्स को तोड़ने की कोशिश करने लगता है, इसीलिए उन्हें उसे मारना पड़ता है। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाती है। अब अगले ही सीन में हम उस रोबोट को देखते हैं जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। वो क्यूब के पास पहुंच जाता है, जिसके बाद वो क्यूब की लोकेशन की जानकारी सभी डिसेप्टिकॉन तक पहुंचा देता है और अब देखते ही देखते पूरे देश में फैले हुए डिसेप्टिकॉन सेक्टर 7 की तरफ बढ़ने लगते हैं और वहां पहुंचते ही हमला कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो रोबोट मेगाट्रॉन को अनफ्रीज करने लगता है और अब डिसेप्टिकॉन के हमले के कारण ये सभी लोग यहीं पे फंस जाते हैं। जिसके बाद अब सैम तुरंत ही बम्बलबी के पास पहुंचता है और वो तुरंत ही उसे लेकर के क्यूब के पास आ जाता है। जिसके बाद बम्बलबी उस क्यूब को लेकर के तुरंत ही सैम और मिखाइला को लेकर के ऑप्टिमस प्राइम को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम मेगाट्रॉन को देखते हैं जो कि अब अनफ्रीज होने लगा था और अब देखते ही देखते मेगाट्रॉन जग जाता है और वहां पे सभी को मार करके वो भी बाहर निकल जाता है। और अब बम्बलबी ऑप्टिमस प्राइम से मिलने के बाद उस क्यूब को लेकर के सीधे शहर में पहुंच जाता है और अब मेगाट्रॉन और उनकी पूरी डिसेप्टिकॉन की टीम क्यूब की लोकेशन को ट्रैक करते हुए शहर में आ जाते हैं और वो ऑप्टिमस प्राइम के ऊपर हमला कर देते हैं और अब उन लोगों के बीच एक खतरनाक लड़ाई होती है। और अब डिसेप्टिकॉन की तादाद ज्यादा होने के कारण वो लोग ऑटोबॉट्स पे भारी पड़ रहे थे, इसीलिए अब कोई और रास्ता ना होने पर ऑप्टिमस प्राइम सैम से बोलता है कि हमें इस क्यूब को नष्ट करना होगा। जिसके बाद वो सैम से बोलता है जब मैं मेगाट्रॉन के ऊपर हमला करूंगा तब इस क्यूब को तुम मेरे चेस्ट के साथ कनेक्ट कर देना। जिसके बाद ऑप्टिमस अपना सेक्रीफाइस करके क्यूब को नष्ट कर देगा, पर सैम इसके लिए तैयार नहीं होता है। पर ऑप्टिमस प्राइम के समझाने पर कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं है, वो इस काम के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद ऑप्टिमस प्राइम और मेगाट्रॉन में जोरदार लड़ाई होती है जिसमें ऑप्टिमस प्राइम मेगाट्रॉन पे भारी पड़ने लगता है और अब मौका देख करके सैम ऑप्टिमस प्राइम के बजाय उस क्यूब को मेगाट्रॉन की चेस्ट से कनेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से मेगाट्रॉन वहीं पे मारा जाता है और वो क्यूब भी नष्ट हो जाता है और अब इंसान और ऑटोबॉट्स ये जंग जीत जाते हैं। वहीं अब ऑप्टिमस प्राइम सैम का शुक्रिया करता है क्योंकि उसने उसकी जान बचाई। वहीं अब बम्बलबी सैम के साथ रहने के लिए बोलता है, जिसके लिए ऑप्टिमस प्राइम हाँ बोल देता है। और अब मूवी के आखिर में ऑप्टिमस प्राइम मेगाट्रॉन की बॉडी से क्यूब का एक छोटा टुकड़ा निकाल करके अपने पास रख लेते हैं। जिसके बाद अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि सेक्टर 7 को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है।
वहीं मेगाट्रॉन की बॉडी को उन्होंने पैसिफिक ओशन की गहराइयों में डाल करके हमेशा के लिए खत्म कर दिया। जिसके बाद अब अगले ही सीन में सैम अपनी फैमिली से मिलता है और मिखेला से मिलने के बाद मूवी इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ही यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर दिखाएं, क्योंकि मैं बहुत ही जल्द इसका सेकंड पार्ट अपलोड करने वाला हूँ। इसीलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जब मैं वो वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो दोस्तों वीडियो एंड करने से पहले अगर आप मेरी बाकी साईफाई मूवीज और टाइम ट्रेवल मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो मैंने उसकी प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से वो वीडियो देख सकते हैं। और आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।